गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंडर हमने कवर किया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। इनके बीच में हमने डिफरेंस देखे थे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में। डिफरेंशिएट करा था हमने दोनों को, डायग्राम भी देखा था हमने दोनों का। तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को कंटिन्यू करेंगे आगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। सेल इज़ जनरली composed ऑफ 3 बेसिक components। जो सेल होती है हमारी, उसके 3 बेसिक components होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये तो सबसे पहला पार्ट है हमारा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियस। पहला हो गया सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया हमारा न्यूक्लियस, और थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के, फिर चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। राइट, तो आज हम इन्हीं को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका क्या क्या फंक्शन होता है। राइट, सबसे पहले आ जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इससे पहले सेल मेम्ब्रेन ना करके हम सबसे पहले करेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल अभी हम उसको बाद में करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को। सेल वॉल, सेल वॉल मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जब मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये किस में प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारी प्लांट सेल्स में। ठीक है, किन में होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम से आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पे वो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। अच्छा, इसका मैंने फंक्शन भी बताया था आपको, क्या फंक्शन होता है इसका। ये जो सेल वॉल होती है, ये किसी भी प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि सेल वॉल है कहाँ पे। ये आपकी प्लांट सेल है, ये दिख रही है आपको प्लांट सेल। ठीक है, इसमें आपकी जो सेल वॉल है वो यहाँ है। ये शेप जिस वजह से आपको मिल रही है, कोई किसी भी प्लांट सेल को शेप जिस चीज़ से मिलती है वो होती है सेल वॉल। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे एनिमल सेल में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसकी कोई इरेगुलर शेप दिख रही है ना आपको। यहाँ पे एक रेगुलर शेप है प्लांट सेल की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप है प्लांट सेल की। ठीक है, और वो किस वजह से है? ये है सेल वॉल की वजह से। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है नहीं, मैं लिख के दिखा दूँ तो इसको आप समझ लीजिए। ये क्या है? सेल वॉल। इतनी स्पेस भी नहीं है कि मैं लिख पाऊँ। यहाँ पे लिख दीजिए सेल वॉल। ठीक है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, शेप प्रोवाइड करती है। तो अब आ जाते हैं हम इसके और पॉइंट्स पे। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ऐसा कंपोनेंट है प्लांट सेल का जो उसे शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहला एक तो ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये लिविंग नहीं होता है, डेड होता है। ठीक है, फिर और क्या होता है? एक तो हो गया नॉन लिविंग, दूसरा हो गया थिक होता है, तीसरा होता है फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड ऑफ किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फ्रीली परमिएबल। लास्ट क्लास जो थी आपकी, ये 8th क्लास में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी हमने सेल के बारे में पढ़ा था। तो सेल की एक जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें सेल वॉल के बारे में मैंने बताया था कि फ्रीली परमिएबल होते हैं। परमिएबल, परमिट, मैंने आपको बताया था परमिट मतलब अलाउ करना,
तो सेल वॉल एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट सेल का जिसके थ्रू जो है कोई भी चीज़ बिना परमिशन के इधर उधर सेल के अंदर आ सकती है, सेल के बाहर जा सकती है। ठीक है, तो मैं याद करो, मैंने बताया था परमिट से, मैंने बताया था कि उसे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ है तो वो सेल वॉल के थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो भी अगर कोई भी मटेरियल है, सपोज़ यहाँ पे ये दूसरी सेल है, यहाँ पे दूसरी सेल, तो यहाँ पे कुछ बना तो वो इजीली यहाँ इस सेल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ बगल में एक सेल है, यहाँ पे बगल में एक सेल है, तो इस सेल से इस सेल में आ जाएगा या इस सेल से इस सेल में चला जाएगा। यहाँ पे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए ये जो पार्ट होता है, ये जो कंपोनेंट होता है सेल का, ये कैसा होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। एनीथिंग डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू क्रॉस दिस कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल को क्रॉस करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि ये किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। मतलब ये इसका हर चीज़ का कुछ, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी हुई है ना, तो ये भी, ये किससे मिली हुई है, ये किससे मिलके बनी हुई है, सेल्यूलोज से। ठीक है, याद रखेंगे, सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये, किन किन सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, मैंने आपको बताया था एनिमल सेल्स को अगर छोड़ दें तो यूकैरियोटिक, अच्छा यूकैरियोट हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तब जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, आप डिफरेंस को दोबारा देखेंगे, अपनी कॉपीज़ में आपने लिखा होगा, उसको दोबारा से खोल के देखेंगे तो प्लांट और एनिमल सेल किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर सेल वॉल की प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे, वहाँ डिफरेंस में लिखा हुआ भी होगा कि सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल की प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, एनिमल और प्लांट सेल, तो उसकी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ना कि एनिमल सेल में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की प्लांट सेल में होता है। और बाकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जितनी भी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, शेप प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब ठोस स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजिड उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, शेप मतलब एक उसके आकार, और रिजिडिटी मतलब उसको स्ट्रेंथ देना। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है प्लांट सेल को। इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो मैं जैसे जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना, उसके डायग्राम में होता है, वैसे वैसे मैं, सबसे पहले आता है, सबसे बाहर जो होता है सेल वॉल होता है, उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जब हम इसके अंदर आ जाएंगे ना, ये वाला स्ट्रक्चर, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला तो सेल वॉल होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल का जो काम होता है, सेल वॉल का काम होता है, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है किसको, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, मैंने अंदर रेड कलर से किया जिसको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बाहर सेल वॉल है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये सेल वॉल है, और रेड कलर से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड कलर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से, ब्लू कलर की सेल वॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल का ये एक फंक्शन हो गया, इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल को ड्राई होने से और डेसिकेट होने से, डेसिकेट का मतलब क्या होता है, डेसिकेट का मतलब होता है डेड या डेथ। ठीक है, किसी भी प्लांट सेल की डेथ होने से उसको बचाता है, उसकी डेथ से बचाता है उसको। ठीक है, सूखने से बचाता है, ड्राइनेस
सूखने से बचाएगा सेल को, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी नहीं तो पेजेस में लिख लेंगे, लेकिन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम हर चीज़ को हम स्टार्टिंग के चैप्टर से कर पाएंगे। ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं, ये इसीलिए स्टार्ट करी हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो चलता रहे धीरे धीरे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल का जस्ट अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, समझ में। Plasma membrane is the covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. Plasma membrane वो कंपोनेंट होता है सेल का जो सेल के अंदर का जो कंपोनेंट अंदर का जो कंटेंट होता है, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। अब ये कैसे, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो सबसे बाहर वाला सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसको कौन कवर कर रहा है, सेल वॉल कवर कर रही है। मैं इसको रेड से मार्क करती हूँ, ठीक है, इसको मैं रेड से मार्क करती हूँ। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बाहर तो सेल वॉल हो गई, अब इसके अंदर का जितना भी पार्ट है ये इसको ये बाहर का एनवायरनमेंट है उसके लिए। तो ये जितना भी अंदर का पार्ट होगा सेल का, ये वाला, ये जितना भी अंदर का पार्ट है इसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट ही तो कर रहा है, एक अलग उसको कवर ही तो, यहाँ पे इसको एनक्लोज कर दिया उसने, बंद कर दिया, ठीक है। अंदर का कंपोनेंट अंदर ही है और बाहर का एनवायरनमेंट बाहर है, तो सेपरेट कर रहा है सेल के अंदर के कंटेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, ये लिविंग पार्ट होता है उस सेल का, ठीक है। लिविंग पार्ट मतलब सेल को जिस पार्ट की वजह से हम किसी भी सेल को कहते हैं कि ये सेल अलाइव है, ठीक है, ये उसका लिविंग पार्ट है। और ये सभी में प्रेजेंट होते हैं, सभी में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, एमीबा है, सभी में ये प्रेजेंट होता है। तो याद रखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी टाइप के माइक्रो, सभी में ये, मतलब जितनी भी सेल्स हैं हमारी अर्थ पे, हमारे लिविंग वर्ल्ड में, सभी में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिर्फ सेल वॉल होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं, बाकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये बहुत थिन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, ठीक है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, मतलब चेंज कर सकती है अपनी शेप, इसलिए इलास्टिक होती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्ट करती है चीज़ों को, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही अंदर बाहर आने, तो सिलेक्ट करती है कि ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ नहीं आएगी सेल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ सेल वॉल कैसी थी, वो किसी को भी ऐसे रोक नहीं रही थी, वो फ्रीली परमिएबल थी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, कुछ चीज़ों को नहीं अलाउ करेगी। किससे मिलके बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। लेकिन सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज से बनी हुई थी, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंसेस, कुछ ही सब्सटेंसेस का फ्लो अलाउ करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, समझ में आया। कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगी और कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देगी, ठीक है ना। तो यही इसका बेसिक फंक्शन होता है।
तो ये तो हो गए हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये दो हमने पढ़े। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम न्यूक्लियस पे। हम सेकेंड कंपोनेंट क्या था? न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट क्या था हमारा? न्यूक्लियस। ये है ना हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, कंपोनेंट जो है, वो है हमारा न्यूक्लियस। अब हम इसको करेंगे। अच्छा, ये एक और पॉइंट है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है, सेल वॉल का है, तो इसको आप लिख लेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ठीक है, इट हेल्प्स वेरियस सब्सटेंसेस, ये वही है कि मतलब इट इज़ फ्रीली परमेबल। ठीक है, इसमें ये लिख लेंगे कॉपी में आप। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था ब्रेन ऑफ द सेल। एक तरह से उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस होता कहाँ पे है ये देखेंगे अब हम। ध्यान से देखेंगे। मैंने ये ऐसा पिक्चर इसीलिए मैंने चूज़ किया है ताकि मैं आपको सारे पार्ट्स बता सकूं। लेबल्ड नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता सकूं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी एनिमल सेल है। देखियो, मैं रेड से एनिमल सेल को मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ए लिख रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, ये आपकी एनिमल सेल है, और ग्रीन कलर से मैं प्लांट को मार्क कर रही हूँ। ठीक है, प्लांट सेल को, ये है आपकी प्लांट सेल। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इनका न्यूक्लियस कहाँ है। न्यूक्लियस, इसको हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे। तो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको मैं बाहर मार्क करती हूँ। मैंने एन से डिनोट कर दिया इसको। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ में आया? तो सेंटर पार्ट में जो एक डार्क कलर की बॉडी होती है हर सेल के अंदर, वो उसका न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस दोनों ही, सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सभी सेल्स में होगा। ठीक, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस वाइटल एक्टिविटी करने में हेल्प करता है सेल की। अच्छा, क्या क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस इज अ डेंस स्फेरिकल ऑर्गेनेली। डेंस मतलब डेंस होता है सॉलिड। ठीक है, डेंस, डार्क कलर्ड, ब्लैक कलर, सभी सेल्स में ब्लैक कलर का एक सेंटर में दिखेगा आपको। ठीक है, स्फेरिकल मतलब बॉल लाइक, स्फेयर लाइक, बॉल होती है ना जैसे, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राउंड। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके बाहर, उसको कवर करती हैं दो मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बनाती हैं क्या? उसका न्यूक्लियर एनवेलप। अब हम देखो, एनवेलप क्या है? एनवेलप वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी चीज़ को कवर करते हैं। ठीक है, दैट इज़ एनवेलप। तो इसको भी ये जो मेम्ब्रेन होती हैं इसकी बाहर की, ये इसको कवर करती हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कवर कर रही है इसको हम दूसरे उससे करते हैं, येलो से कर लेते हैं। ये देखो, नहीं येलो नहीं दिख रहा है ना, ब्लैक से करते हैं। ये है, ये दिख रहा है, ये इसको कवर कर रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड इसको कवर करती है। ठीक है, तो ये एनवेलप, और ये जो मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही हैं, इसको कहा जाता है क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्लैक कलर के पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। तो जो न्यूक्लियस होता है कवर्ड होता है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। ठीक है, समझ में आया? न्यूक्लियस को चिट्ठी मान लो और चिट्ठी को हमने एनवेलप के अंदर बंद कर दिया, तो चिट्ठी का एनवेलप। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, उसको कवर करने वाला जो ये जो
एनवेलप है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, समझ में आया। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कई सारे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब ये न्यूक्लियर पोर किस काम आते हैं भाई? जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर बन रही है उसे सेल के मतलब उसे बाहर आना है न्यूक्लियस के, और जो सेल में बना है वो न्यूक्लियस के अंदर जाना है। तो ये पोर हेल्प करते हैं उन चीज़ों के अंदर बाहर आने में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड से वो भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में या उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? क्रोमोसोम, जिनसे जीन्स बने हुए हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं जीन्स में क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मैंने बोला सेल को काम करने में हेल्प करेगा, मतलब ब्रेन की तरह काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सेल को, सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल की एक साइकिल होती है, जैसे हमारी एक लाइफ साइकिल है, उसी तरह से सेल का भी एक टाइम पीरियड है कि जब तक वो जीवित रहेगी उसके बाद वो डेड हो जाएगी, ठीक है। हर सेल हमारी बॉडी में डेड होती है एक टाइम के बाद, ठीक है, तो वो लाइफ उसकी सेल साइकिल कहलाती है। तो न्यूक्लियस जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। किसका स्टोर हाउस है? जीन्स का। मैंने बताया क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं, तो जीन्स का स्टोर हाउस है न्यूक्लियस। किसमें हेल्प करता है? ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे जो पुश्तैनी कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पापा से मैच कर रहे हैं, हमारी मम्मी से मैच कर रही हैं, कुछ कैरेक्टर हमारी नानी से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टर हमारे दादा दादी से मैच करते हैं, तो वो क्या है? वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, यही ट्रांसमिट होते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, बार बार वीडियो को सुन भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। समझ में आया? नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, अब हमारा जो सबसे जो थर्ड कंपोनेंट है वो कौन सा है? हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या क्या कवर किया? अभी हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कवर किया, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस किया। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह, ठीक है। समझ में आया? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। अब मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। हम फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो, ये तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो ये है, ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अभी मैं एनिमल सेल में भी ये बताऊंगी कहाँ है, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस को कवर करती है, न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में कलर चेंज करके बताते हैं। इन दोनों के ये जो एरिया है, इसके बीच में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये इस पूरे उसमें बचे हुए पार्ट में इन दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट कलर का फ्लूइड है। वो क्या है? वो है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म।
इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। इसको कहा जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कलरलेस, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है साइटोसोल। इसको साइटोसोल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कई और चीज़ें होती हैं, इन ऑर्गेनेलीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, कई और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कई तरीके के वेस्ट होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, सेल के प्रोडक्ट्स जो सेल प्रोड्यूस कर रही है वो सब होता है। स्टार्च हो गया, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड्स, ये सब सेल के अंदर बनते हैं। तो ये सब वहाँ उस साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। अभी हम इस चैप्टर में सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें ये दिख रहे हैं, अजीब अजीब सी शेप है यहाँ पे, ये कुछ, ये टेढ़ी सी, ये वाली, ये अजीब सी शेप है, ये है, ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ठीक है, इनका अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये ऐसे ये पड़े रहते हैं, कुछ बन रहा है सेल के अंदर वो पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म में पड़ी रहती हैं। ये एनिमल सेल में भी दिख रहा होगा ये चीज़, ये सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक कंपोनेंट्स उसके पढ़ रहे हैं सेल के। ठीक है, समझ में आया? साइटोप्लाज्म क्या है? एक कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो सेल के अंदर होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, लिपिड होता है। ठीक है, ये सब उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पे आ जाते हैं उसके। इसका फंक्शन होता है कई सारे केमिकल्स को स्टोर करना। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, वो केमिकल्स को स्टोर करना, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स, इन सब को स्टोर करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइट मतलब जगह। साइट का मतलब होता है जगह, जहाँ पर कोई काम हो रहा है, साइट उसको बोलते हैं। तो कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जगह होती है साइटोसोल। कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस। ठीक है, इन सब की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, समझ में आया? तो दो फंक्शन मैंने क्या क्या बताया? कई सारे वाइटल केमिकल्स को वो स्टोर करती है, जैसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ये वाले विटामिन्स, ये सबको। ठीक है, साइट होती है, जगह होती है कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, जैसे ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड्स की फैटी एसिड्स की सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस, ये सब कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे। मैं PDF भी दे रही हूँ, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं आता है तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।